नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो चर्चा का विषय है उस बदलाव को लेकर है, उस आहट के साथ है कि क्या समय के साथ जेडीयू में भी बदलाव हो रहा है। जेडीयू अभी जिस पंक्ति पर खड़ा है, जिस टाइमलाइन पर है, आप उसे क्या नाम देते हैं और किस तरीके से ये बदलाव, चेंजेस जो हैं उसे हम पूरे बिहार के परिदृश्य पर समझ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के होने के नाते, उस नेतृत्व के नाते जिसकी कमान नीतीश कुमार के हाथों रही है, तो नीतीश का नया मिस्टर भरोसेमंद कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। समय के साथ जो बदलाव जेडीयू में देखे जा रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है और जेडीयू का नया नेतृत्व, नया भविष्य क्या तय कर पाएगा, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और पार्टी में जो कहा जाता है सबका साथ सबका सम्मान, तो क्या इस बात पर भी नए नेतृत्व को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि हर तरफ जो एक जातिगत तमगा जो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार लगता रहा है, उससे उबरने के लिए आखिर कौन सा पासा यहां पर फेंका जाएगा। उस कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जो चित्र हैं, जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ही संयम के साथ सभी नेता बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार मौजूद हैं और आरसीपी मौजूद हैं, इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह और सभी नेता यहां पर केसी त्यागी जी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक बैठक चल रही है और लगातार ये बैठक चलती जा रही है। थोड़ी ज्यादा लंबी खिंच गई क्योंकि 4 बजे से मुख्य बिंदु पर चर्चा होनी थी। आखिर ललन सिंह के नाम को लेकर बात चल रही है कि कुर्सी ललन सिंह को मिलेगी, तो उसके कारक क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ललन सिंह का नाम क्यों चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर अगर चर्चा चल रही है तो वो क्यों चल रहा है, उसके भी कारक हम बताएंगे। और अभी तक ललन सिंह की जो राजनीति है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, उनकी क्या भूमिका रही है पार्टी को लेकर, आखिर कौन कौन से ऐसे एंगल हो सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल तैयार है। असित नाथ तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है असित नाथ जी। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज कुमार जी, एमएलसी जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। और अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन चेंजेस को किस तौर पर देख रहे हैं, इस बात को शुरू करने से पहले जरा हम जेडीयू खेमे की तरफ चलते हैं। नीरज कुमार जी एमएलसी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, एक बदलाव की आहट है, नीतीश कुमार का नया भरोसेमंद कौन होगा उसे ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। क्या इतनी मेहनत लगेगी या फिर ललन सिंह का नाम फाइनल है? नीरज जी, मोबाइल में चलिए, नीरज जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम जरा इस पर चर्चा जरूर करेंगे। जरा फिर चलते हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो हवा में जो बातें चल रही हैं, अब तो वो बैठक का रूप ले चुकी हैं। बैठक में कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा। कुछ कहिए कि ललन सिंह के नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम दौड़ रहा था, लेकिन वो लव कुश के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे, ऐसा कहा जा रहा था विश्लेषकों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। तो जरा हम इसके बारे में जरा क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आखिर जो गति है जेडीयू की, समय के साथ कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं। संजय जी, देखिए, जिस समय आरसीपी सिंह जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, चीजें तो उसी समय से तय हो गई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व किन्हीं और को दिया जाएगा। ठीक है, वो पूछा गया कि कब होगा बदलाव, कैसे होगा बदलाव। तो नीतीश कुमार जी का जो एक अपना स्वभाव रहा है, वो बहुत मुखर होकर के चीज़ों को पहले नहीं बोलते हैं, लेकिन लग रहा था कि जो कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें घोषणा होगी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो गई थी। रह गई बात कि आपने ठीक ही कहा, वो आधी बात तो आपने ही बता दी कि लौकुश समीकरण के तहत उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत फिट नहीं बैठ रहे हैं, चूंकि अभय कुशवाहा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। केंद्र में भी अगर उपेंद्र कुशवाहा होंगे, अभी तुरंत आए हैं, उनको एमएलसी से नवाजा गया, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसकी संभावना कम दिख रही थी। तो लग रहा था कि अगर आरसीपी सिंह जी के बाद कोई अगर सबसे विश्वस्त कोई हैं पार्टी में, तो वो ललन बाबू दिख रहे थे और संभावना व्यक्त की जा रही थी। वैसे बहुत कुछ प्रिडिक्ट जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग चर्चा ही इसको कह सकते हैं, इसको अधिकृत तौर पर नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, हमें जरा ये बताइए कि जो चौंकाने वाले जो दृश्य है, वो अक्सर हमने देखा कि प्रधानमंत्री अपने फैसलों से चौंका देते हैं। नीतीश कुमार ने भी हाल के दिनों में कुछ न कुछ चौंकाया। ये अगर प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें, उस नाम को लेकर के भी उस समय कहा गया कि ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इन्होंने चौंका दिया। लेकिन इस बार चौंकाएंगे या फिर चौंकाने वाला, जैसा कि आपने कहा कि ग्राउंड जरूर बनाया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से, और वो ग्राउंड पक्का है, उसमें कहीं कोई इफ बट नजर नहीं आता।
आधिकारिक घोषणा की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है? कुछ अगर पॉइंट्स के जरिए आप बता पाएं तो। देखिए, समीकरण में तो एक सच्चाई है, उस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में जातीय समीकरण के इर्द गिर्द राजनीति रहती है और जातीय समीकरण को साधा जाता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से जेडीयू का बेसबोट है, चाहे वो उनका ओबीसी हो, ईबीसी हो, तो अगर अगड़ी जाति से भी अगर संतुलित करने की बात हो तो उसमें लगता है कि ललन बाबू एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार इनके सामने हैं कि चलो अगर हमने ईबीसी को महत्वपूर्ण जगह दी, ओबीसी के लोगों को हमने जगह दी संगठन में और बड़ी मजबूती से ये किए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह हमने उनको दिलाई, तो अगर एक अगड़े चेहरे को भी हम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाते हैं जी। तो अगड़ों का भी एक भरपूर समर्थन मिलेगा और पार्टियां इस राजनीति को संतुलित करने की कोशिश करती है। जेडीयू भी अगर ललन बाबू को यह जिम्मेवारी देती है तो मैं समझता हूं कि उसी समीकरण के तहत इनको यह जिम्मेवारी दी जाएगी। चलिए, नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएलसी जेडीयू से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, हालांकि पहला सवाल आप ही से था, लेकिन विश्लेषण के लिए हम जरा डॉक्टर संजय कुमार जी के पास चले गए। इस चर्चा में बात हो रही है उस नए नेतृत्व की, उस भविष्य की जेडीयू को लेकर, और अगड़ी पिछड़ी लव और कुश के फॉर्मूले से अलग होते हुए आखिर इस पूरे दृश्य को जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस मीटिंग का लब्बो लुआब समझते हुए हम किस परिणाम पर पहुंच रहे हैं? आप क्या बता पाएंगे इस बारे में, ललन सिंह जी के बारे में, क्योंकि सबसे आगे नाम उन्हीं का है। नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज जी तक हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच पाई है। एक बार फिर से कोशिश हमारे सभी साथी करें कि ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंच जाए। असितनाथ तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, जरा उनसे बात करते हैं। असितनाथ तिवारी जी काफी पहले से इन चीजों को देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हर जगह जो अखबारें छपी हैं, जो न्यूज चैनल्स पर बोले जा रहे हैं, उन्हीं बातों को बराबर आदमी रिपीट कर रहा है कि ललन बाबू के आगे और पीछे फिलहाल तो कोई नहीं टिकता। उन समीकरण को तलाशने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार अपना फॉर्मूला यहां पर कैसे सेट कर पाएंगे, और जो लांछन, जो एक दुविधात्मक स्थिति जातिगत समीकरणों को लेकर और नेतृत्व को लेकर नीतीश कुमार पर लगते रहे हैं, उससे पार पाना इस फॉर्मूले के जरिए, ललन बाबू के कंधे के जरिए किस तौर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए विवेक जी, जदयू का अध्यक्ष कौन बने नहीं बने ये जदयू का मसला है, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ इस फिक्र में दुबले हो रहे होते हैं कि फला कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बन गया। भाई, आपको जिनको बनाना है बनाइए, लेकिन जो एक राजनीतिक सिनारियो है, आप नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति उठा के देखिए। 94 के बाद 1994 जब कोरी कुर्मी चेतना रैली होती है गांधी मैदान पटना में, तब से नीतीश कुमार जी की राजनीति शुरू होती है लव कुश समीकरण से। बाद में उस राजनीति में शामिल किया जाता है भूमिहार को, और फिर बाद में उस राजनीति में शामिल किया जाता है ईबीसी, फिर शामिल किया जाता है दलित। दलित को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, दलित और महादलित। पूरी राजनीति आप देखेंगे जातीय समीकरणों वाली है, और जातिवाद की राजनीति करने वाले इन जातीय समीकरणों को गढ़ते तो हैं, सत्ता तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन इन जातीय समीकरणों में उलझ जाना उनकी व्यवस्था भी हो जाती है। एक होता ना कि मकड़े ने जाल तो बुन दिया, लेकिन उस जाल में रहना ही उसकी व्यवस्था है। तो एक जाल बना दिया जातीय राजनीति करने वालों ने। अब इनकी मुश्किल ये है कि अगर ये ललन सिंह जी को अध्यक्ष बना देते हैं तो जो लौ कुश समीकरण है इनका, जो कोयरी कुशवाहा है इनका, वो अगर इनसे नाराज हो गया तो ये क्या करेंगे? और अगर ये लॉ कुश से ही किसी को बनाते हैं तो फिर ये कैसे दावेदारी कर सकेंगे? बड़ा हिस्सा जो बिहार का प्रभावशाली वोटर है, भूमिहार वोटर, उस पर कैसे हिस्सेदारी अपनी कर पाएंगे? या दलित महादलित के बीच किस मुंह से जाएंगे कि भैया हम आपको भी प्रतिनिधित्व देते हैं? जदयू में कभी किसी दलित महादलित के नेतृत्व की चर्चा तक नहीं होती है, आपने देखा होगा। कभी चर्चा नहीं होगी, लॉ कुश की चर्चा होगी, या फिर अगर लॉ कुश से आपको किसी को नहीं बनाना तो अब ललन सिंह जी का नाम सामने आया है। तो
एक तरह का जातीय जाल बुना गया है और उस जाल में इस समय नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं। उनके कई साथ कई बड़ा तरह के खतरा सवाल हैं। है। असित नाथ जी, हम आपसे अगर जानना वो- चाह रहे हैं, ठीक है, आज जो बात चल रही है, शायद नीरज जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो कई तरह के नीतीश कुमार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो जाति आधारित नहीं है। अगर ललन सिंह का नाम सामने आता है तो ठीक ही कहा संजय जी ने कि वहां पर एक प्रोजेक्शन जो है वो ये बताने का है कि अपर कास्ट को लेकर भी हम चल रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्शन सिर्फ अपर कास्ट को लेकर चलने भर से ही मतलब नहीं है। इसके पीछे एक कारक और भी बनता है। वो कारण ये हो सकता है कि हमारे ऊपर जो लांछन लग रहे हैं उससे बढ़िया से धो लिया जाए। तो धोने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा व्यक्ति होगा? तो ललन सिंह जी, जिनमें नेतृत्व पावर भी, हालांकि कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो थोड़ा रूखा सा लगता है। तो इन बातों को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? विवेक जी, आपने देखा होगा वशिष्ठ नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े समाजवादी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं। वो एक प्रतीक के तौर पर उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। क्या आपने वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जाति के किसी दूसरे बड़े नेता को जदयू में बड़ा होते देखा? नहीं देखा। एक प्रतीक के तौर पर दादा को बैठा दिया गया, लेकिन बाकी किसी को वहां सरवाइव नहीं करने दिया गया। ये प्रतीक है। अगर ललन सिंह जी बैठ भी जाते हैं तो ललन सिंह जी सिर्फ एक प्रतीक होंगे, एक सिंबल होंगे उस क्लास का। उनकी जमात से, उनकी जाति से बाकी किसी नेता को के लिए कोई बड़ा स्कोप तो नहीं होगा। ये चाहत तो पहले भी प्रूव हो चुकी है। ये चाहत तो पहले भी, जब मांझी जी को जब इन्होंने सीएम बनाया तो जिस डमी कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो यहां भी लागू होगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसको मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपको विवेक जी बता रहा हूं। आरसीपी सिंह जी किस जाति से आते हैं? जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं। आरसीपी सिंह जी कहां से आते हैं? जहां से नीतीश कुमार जी आते हैं, नालंदा से। जदयू युवा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किस जाति से आते हैं? नीतीश कुमार जी की जाति से आते हैं। कहां से आते हैं? नालंदा से आते हैं, जहां से नीतीश कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी किस जाति से आते हैं? नीतीश कुमार जी की जाति से आते हैं। कहां से आते हैं? नालंदा से आते हैं। सच्चाई यह है कि जदयू में जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनकी पकड़ संगठन पर या पार्टी पर होती है, जिन्हें बड़ा पद दिया जाता है, वो ज्यादातर नीतीश कुमार जी की जाति से होंगे और नालंदा से ही होंगे। मतलब एक जिला और एक जाति से ऊपर जदयू में नहीं सोचा जाता। लेकिन वोट तो सबका चाहिए, तो जब वोट सबका चाहिए तो प्रतीक के तौर पर तो किसी को बैठाना पड़ेगा। अब वो प्रतीक के तौर पर दादा भी बैठ सकते हैं या ललन सिंह जी भी बैठ सकते हैं। विवेक जी, चलिए, ये प्रतीक के तौर पर बिठाने का मतलब है कि पीछे से हम जो कहते रहे वो बात बनती रहे। लेकिन ललन बाबू अगर दादा की तरफ बात सुनते रहते हैं या फिर किस तरीके से उनका व्यवहार है, खासकर राजनीतिक समझ को लेकर, कहीं कोई सवाल यहां पर पैदा नहीं होता। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच है। जरा हम आरजेडी की तरफ चलते हैं। अख्तरुल जी, यहां पर काफी देर से चर्चा चल रही इस बात को लेकर कि अभी कुछ देर में फैसला हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू की कुर्सी पर कौन बैठने वाला। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल उस पावर को लेकर के है कि जिनके हाथ में हम कुछ सौंप रहे हैं, क्या वो खुद डिसीजन लेने में इतने ताकतवर खुद को महसूस कर पाएंगे या फिर उनकी कोई ना कोई चाबी नीतीश कुमार जी के हाथों पर रहेगी? बात इतनी आसान सी लगती है। और दूसरी चीज, जो जातिगत लांछन की बात है नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन बाबू को सामने बिठाकर उसे धोने की एक तैयारी है। तो आपके ऊपर तो परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है, जिसे बराबर पक्ष के जो लोग हैं वो खेलते रहते हैं। इस बार आपकी बारी है। नहीं, देखिए, यहाँ तक अध्यक्ष की बात है, सही कहा हमारे साथी ने कि वो जदयू का इंटरनल मैटर है। लेकिन एक बात आप ये जरूर देख सकते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो पिछले 6 वर्षों में 6 बार बिहार में सरकार चेंज हुआ। पता नहीं कैसे होता है, क्या कंफ्यूजन है। अध्यक्ष को ही लीजिए, 1 साल पहले नीतीश कुमार अध्यक्ष थे, 6 महीने पहले आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे, अभी 6 महीने अभी बन जाएंगे, जो भी बने, ललन सिंह बने चाहे जो बने, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बनना है। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी की जब से राजनीतिक हैसियत बिहार में घटी है, कई उनके पार्टी के जो नेता हैं वो अपने आप को नीतीश कुमार जी के समकक्ष समझते हैं। जैसे ही इनकी स्थिति कमजोर हुई, आरसीपी सिंह का दबाव पड़ा कि भाई मतलब एकदम समकक्ष हो गए, तो उनको तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो तो बिना नीतीश कुमार जी की अनुमति के, जैसे कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और मतलब कोई डिसिप्लिन, कोई अनुशासन, कोई पकड़। अब आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी के जहां को मंत्रिमंडल में जिस तरह से शामिल हुए हैं, आपने बिहार में देखा होगा कि ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, वो फैसला करे। अजीब सी स्थिति है।
कई नेता अपने आप को नीतीश कुमार के समकक्ष समझ रहे हैं। ललन सिंह भी पार्टी तोड़ने की स्थिति में आए थे, जो इंटरनल चर्चा थी बिहार में कि ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, आरसीपी सिंह चले गए, तो उनको खुश करने के लिए कि पार्टी ना टूटे, ये भरोसेमंद आदमी नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इनकी मजबूरी है कि ललन सिंह पार्टी के पुराने लोग हैं, नीतीश कुमार जी, ये तमाम लोग का दावा है कि हम लोग समकक्ष लोग हैं। उसी तरह आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम का कोई चीज जदयू में नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है। एक लॉलीपॉप जब प्रावधानी पार्टी में नहीं है, पार्टी के संविधान में नहीं है, तो एक अजीब स्थिति से नीतीश कुमार जी गुजर रहे हैं। जब से राजनीतिक हैसियत कम हुई है, कई नेता पार्टी में पूरी तरह से हावी हो गए हैं। आरसीपी सिंह इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ललन सिंह इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, कल उपेंद्र कुशवाहा नहीं सुनेंगे, और एक अजीब स्थिति जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कौन बनता है अध्यक्ष, किस परिस्थिति में बनता है, तमाम चीज आने वाले 2-4-6 महीने में जो भी बनेगा, 6 महीने से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रहेगा और इनके डायरेक्शन पे नहीं चलेगा। वो एक अलग ग्रुप बनाएगा। जिस तरह आरसीपी सिंह ने एक नीतीश कुमार जी से अलग एक ग्रुप बनाने का काम किया है, उसी तरह जो अध्यक्ष बनेगा, फिर मतलब नीतीश कुमार जी का नियंत्रण अब अपनी पार्टी पे दिखता नहीं है। जिस तरह का बयानबाजी आ रहा है राष्ट्रीय ठीक है, जरा संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, दो बातें यहाँ निकलकर सामने आती हैं। एक तो जो कलंक लांछन को धोने की बात चल रही थी वो अपनी जगह है, दूसरी बात यह है कि कितने दिनों के लिए होगी। एक डर नीतीश कुमार के मन में, ऐसा आरजेडी का मानना है कि वो डर था कि कहीं यहां पर खेल न कर दें ललन सिंह, इसलिए उन्हें मनाना जरूरी है। तो पहले उन्होंने मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नीरज जी को बिठाया और उसके बाद दूसरा एंगल ये अभी सामने नजर आता है। इसके अलावा और कितने एंगल्स हैं इस पूरी सिनारियो को देखते हुए, पूरा जो चल रहा है अभी फिलहाल? नहीं, नाराजगी की खबर तो सरफेस पर आई थी और ये बात सही बात था कि जब 2019 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सिंबॉलिक तौर पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मंत्रिमंडल में, और फिर वही 2021 में उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। तो पार्टी में तो नाराजगी चलते रहती है, ऐसा नहीं है कि ये जो चाहेंगे वही होगा। वही आरसीपी सिंह जी जब कहते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि ये तो उनकी दरिया दिली है, ये तो उनकी उदारता है कि उन्होंने हमें मंत्रिमंडल में जगह दी, वही जेडीयू 2019 में कुछ और बोल रही थी। तो चीज़ें परिस्थिति के अनुसार, टाइम के अनुसार वो बदलते रहती है, बयान भी बदलते रहते हैं, बोल भी बदलते रहते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि ललन सिंह कद्दावर नेता हैं और जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूती के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसलिए एक एंगल ये भी है कि नीतीश कुमार के विश्वस्त लोगों में एक ललन सिंह का भी नाम आता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर नीतीश कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिम्मेवारी दे दी गई है, तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पार्टी को मजबूत तो करेंगे ही, साथ ही फिर मैं कह रहा हूं कि उस जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश होगी, अगड़े और पिछड़े को साधने की कोशिश होगी। ईबीसी को बताने की होगी कि ठीक है, हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको दी। जिस तरह से विपक्ष इन पर हमलावर होता है कि चीजें जाती है नालंदा के तरफ, चीजें जाती है उनकी जाति की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो उनको निर्णय लेना होगा संगठन को मजबूत करने के लिए। यानी संजय जी, हम ये माने कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सीधे तौर पर कोई और विकल्प वहां पर नहीं है? लगता तो नहीं है। अगर होता तो मैं तो शुरू में ही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अभी इनकी पार्टी में आए हैं और चूंकि अभय कुशवाहा ऑलरेडी प्रदेश के अध्यक्ष इनके हैं, दो लोग केंद्र में और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मुख्यमंत्री जी की ही जाति के लोग हैं, तो अगड़े को तो कहीं ये जगह दे करके, चूंकि उसका भी एक वोट इनको मिलते रहा है लगातार, और खास करके महागठबंधन के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर के वोट करते रहा है, तो अगर सिंबॉलिक ही सही, लेकिन अगर सिंबॉलिक तरीके से भी अगर उनको कहीं जगह नहीं दी जाएगी, राजनीति में कभी कभी साधा जाता है बड़ी तरीके से, और नीतीश कुमार जी तो इसके बड़ी ही समझदार या बहुत मैच्योर्ड जैसे कि खिलाड़ी रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ करके इन्होंने ये जिम्मेवारी दी होगी। और आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जी ने कहा था कि हम चाहेंगे कि कोई मजबूत साथी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाए, तो हम समझते हैं कि मजबूत साथी का इशारा वही था कि
कोई ऐसे व्यक्ति को दायित्व दी जाए जिस दायित्व पर हम भी भरोसा कर सके और मुख्यमंत्री जी भी भरोसा कर सके। बिल्कुल। आसिता तिवारी, नीतीश कुमार जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और नीतीश कुमार कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो सारी बातें तो वही कह रहे हैं, लेकिन भला होगा कैसे? देखिए, हम नहीं जानते कि उनके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार जी इस बार जाल में उलझ गए हैं और अब इस जाल से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जी जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, आपको याद होगा विवेक जी, तब ललन सिंह जी का भी नाम चल रहा था और ये माना जा रहा था कि 3 लोग कम से कम मंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जदयू पूरी तरह से पलटू पार्टी है, इनको तो पहले भी जगह मिल रही थी, एक मंत्री तो पहले भी बनाने को मोदी जी तैयार थे, लेकिन ये नहीं शामिल हुए थे। लेकिन इस बार एक मंत्री आरसीपी सिंह जी बन गए। अब आरसीपी सिंह जी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की हैसियत से उन्हें पूरा अधिकार था यह तय करने का कि पार्टी से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो क्या उन्होंने अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया, नीतीश जी से राय मशविरा नहीं किया? ये सच्चाई को कोई नहीं जानता, हम अनुमान लगा रहे हैं या अंदर खाने से जो खबर आ रही है, जदयू के कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने अपने मन से कर लिया। तो अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तब तो नीतीश कुमार जी फंस गए हैं, और बुरी तरह से फंसे नीतीश कुमार जी कोई रास्ता तलाश रहे हैं कि जैसे भी हो पार्टी को बचाया जा सके। मुझे लग रहा है कि पार्टी में टूट का खतरा पैदा हो गया है या इनके भरोसेमंद नेताओं में नाराजगी का खतरा पैदा हो गया है और इस समय नीतीश जी उलझ गए हैं और रास्ता तलाशना उनके लिए बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। बिल्कुल। अतुल जी के पास जरा चलते हैं। अतुल जी, जो आपने कहा उस बात पर यहां पर मुहर लगती नजर आ रही है कि पार्टी को बचाना प्राथमिकता है, नीतीश के पास विकल्प नहीं है। 2-3 बातें देखिए आ गई सामने कि नीतीश के पास विकल्प नहीं है, पार्टी को टूटने से बचाना है। पार्टी टूट रही है, अगर ये बात पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो लोग कहें, वो लोग अपनी पार्टी को बचाएं जिन्हें यह पता है कि पार्टी टूट चुकी है, यानी इशारा आपकी तरफ आएगा। तीसरी बात यह है कि ऐसे पशुपेश में जरूरी यह है कि किसी एक कद्दावर, एक बड़े लीडर को वो कुर्सी सौंपी जाए जिनसे सवाल जवाब कम हो सके। अक्सर तो मीडिया में हमने देखा है ललन बाबू कम ही आते हैं और जब आते हैं तो उनका जो एक बोलने का जो एंगल है वो अलग ही होता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या वो चीजें जो हैं बिल्कुल सही तरीके से जा रही हैं जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं? हम बतौर एक विपक्षी पार्टी के, बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, ललन बाबू के बारे में आपने भी बताया कि थोड़ा उखड़ा रहते हैं, ये मीडिया से भी कम्युनिकेशन नहीं है, और मैं यह भी समझता हूं कि कार्यकर्ता से भी उनका कम्युनिकेशन नहीं, जो एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि हैं, बस यही है। और पूरे बिहार मतलब वो उनका स्ट्रेचर नहीं है कि पूरी पार्टी के लोग उनके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। ये वो जिस पर आरसीपी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, प्रधान महासचिव या क्या थे, ठीक है। तो वो लगातार पूरे बिहार के लोग मिलते जुलते रहते थे। एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष से हटने की क्या जरूरत है? यही मुख्यमंत्री जी पिछले 4-5-6 वर्षों से मुख्यमंत्री भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अभी आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। ये 1 महीने के अंदर पद को छोड़ा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? समझा जाए बात को, क्योंकि ललन सिंह यह मजबूर कर रहे हैं कि अगर आपने हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया तो हम कोई बड़ा कदम उठा लेंगे, तबाही मचा देंगे। स्थिति बहुत भयावह है, स्थिति बहुत भयावह है। सही कहा किसी साथी ने, और यह भी हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा पार्टी को फिर जो भी अध्यक्ष बनेंगे, फिर वो जिस पर आरसीपी ने एक कंट्रोल, एक पार्टी के एक धारा को अपने साथ कर लिया है, बिना नीतीश कुमार जी के, बिना पार्टी के सहमति के जाकर के केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। एक आदमी दबाव डालकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी उसी स्थिति, मतलब 2-4-5 लोग अपने आप को नीतीश कुमार का समकक्ष नेता मानते हैं। अभी की स्थिति में जो नीतीश कुमार जी का गिरावट हुआ है राजनीतिक रूप से, जो थोड़ा कद घटा है, इसकी वजह से ये सब स्थिति पैदा हुई है। आने वाले दिनों में हम यह बताना चाहेंगे कि जो भी अध्यक्ष बने 6 महीने के अंदर, जिस तरह नीतीश कुमार की जगह पे आरसीपी बने, आरसीपी की जगह पे जो भी बनेंगे 6 महीने से ज्यादा नहीं बनेंगे। पार्टी में कई तरह से अंदर विरोध पैदा होता दिख रहा है, जो आने वाले दिनों में बहुत सामने उजागर होगा। चलिए, अभी जेडीयू का यहाँ रहना बहुत जरूरी था, उससे कई तरह के सवाल होते हैं और जेडीयू को यह बताना होता कि आखिर आरजेडी ने आपके लिए 8-6 महीने 7 महीने का अगर टेन्योर रख लिया नए अध्यक्ष के लिए, तो आपको जवाब देना चाहिए इस पर। हालांकि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से एमएलसी नीरज कुमार नहीं जुड़ पाए, ललन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। जरूरी ये होता कि वो कुछ भीतर खाने की खबर हमें बताते और जो आशंकाएं या फिर जो शंकाएं हमारे दिमाग में हैं उसे पूरी तरीके से साफ करने में हमारी मदद करते, तो ये बेहद जरूरी होता। हालांकि 6 से 7 बिंदुओं के तहत हमने ये बताने की कोशिश जरूर की कि आखिर ललन सिंह ही क्यों और ललन सिंह ने किस तरीके से पार्टी को किन किन मोर्चे पर लाकर मजबूती दी है,
लेकिन एक जो फैमिलियर रिलेशन जो होता है और जिस तरीके से जो सवाल अभी आरजेडी की तरफ से उठे कि नीतीश कुमार भी तो संभाल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आज दरकार क्यों पड़ गई। तो हमारे साथ संजय जी हैं, विश्लेषण इनका जानना बहुत जरूरी है। संजय जी, ये तो बात पते की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय भी तो अध्यक्ष पद पर वो विराजमान थे। ठीक है, अब शरीर में थकान हो गई है, अब चाहते हैं कि कोई दूसरा संभाले, ये एंगल हो सकता है। तो आखिर इस वक्त उस फॉर्मूले को देखते हुए ये कहना कि आरसीपी अध्यक्ष रहते हुए मंत्री नहीं बन सकते, ये तो खारिज हो जाता है यहां। नहीं, देखिए, पार्टी को चलाना ये निर्भर करता है जिन्होंने पार्टी बनाई है कि कैसे हम जिम्मेवारियों को बांटेंगे। ठीक है, बतौर मुख्यमंत्री जी अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के लोगों का इन पर भरोसा था तो ठीक है, ये दो दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन अगर आरसीपी सिंह जी ने खुद ये कहा या परिस्थितियां वैसी बनी कि चूंकि एक व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और बाकी लोगों को जगह नहीं मिली जिनको लग रहा था कि हमें जगह दी जाएगी, तो पार्टी अपने तरीके से उनको कहती है, ऑब्लाइज करने की, खुश करने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर अगर आरसीपी सिंह जी जाकर के खुद कहते हैं कि ये नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे कि कौन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कोई मजबूत साथी अगर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होंगे तो हम उन्हें जिम्मेवारी देने के लिए तैयार है, तो ठीक है, विपक्ष अपने तरीके से ये इसका कर सकता है विश्लेषण। लेकिन पार्टी में पार्टी के लोग तय करेंगे कि संगठन में हम किनको जिम्मेवारी देके संगठन को मजबूत करेंगे, सरकार में किनको जिम्मेवारी देके हम वहां पर अपनी भूमिका अदा करेंगे, बतौर राज्य का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर हम हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको मैं इस रूप में मानता हूं कि क्यों नहीं एक ही व्यक्ति को, चूंकि ऐसा पहले हुआ है इसलिए फिर इस इतिहास की पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात का ये हूं कि अगर संगठन और सरकार दोनों को संतुलित करके अगर कोई पार्टी चलना चाहती है तो मैं तो मानता हूं कि उनका एक बड़ा वाइज स्टेप है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ इस चर्चा में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। सबसे बड़ी बात कि आज आवाजें नहीं आ रही थी, लेकिन कमी महसूस हुई कि अगर जेडीयू की तरफ से भी अगर कोई प्रवक्ता नेता रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो अपनी बात रख सकते थे इस प्लेटफॉर्म पर। खबरें लगातार जारी हैं।